हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार RSMSSB बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली LDC परीक्षा, CET एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस डेली 8 और 9 बजे लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोग इन क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, यानी आपको समझ में आ रही होगी। और आप लोगों को जो है निशुल्क रूप से एकदम बिल्कुल बेसिक से जो है पूरे यूट्यूब पर आप लोग देखा होगा कि साइंस को इस तरीके से कोई नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए राजस्थान एकेडमी जो है निशुल्क रूप से क्लासेस लेकर के आ रहा है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी अपना दिल खोल करके इस राजस्थान एकेडमी के चैनल को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक जो है शेयर करने की कोशिश करें। हम आज की क्लास नंबर 95 के अंदर बात करने वाले हैं गुण सूत्र की संरचना के बारे में। यदि आप लोग आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो आपको बता दूं, इससे पहले की 94 क्लासेस कंप्लीटली प्लेलिस्ट के अंदर टॉपिक वाइज और सीक्वेंस के अंदर अवेलेबल है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं और पहली क्लास से नोट्स बनाते हुए आइए, तो आपको और भी पढ़ने में मजा आएगा और ज्यादा से ज्यादा आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और कैसे हमें पढ़ना है वो सब चीजें भी मैं लगातार बीच बीच में हर एक लेक्चर के अंदर थोड़ी थोड़ी जानकारी देता रहता हूं, तो आपको और भी पढ़ने में मजा आता जाएगा और नोट्स बनाने में भी आसानी होगी। इसी के साथ आज की क्लास के अंदर हम आगे शुरुआत करते हैं। ये मेरे द्वारा एक गाइड तैयार की गई है LDC की, जिसके अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपको पूरा मिलेगा और बहुत ही शानदार है। चवन प्रकाशन के द्वारा आप लोगों के लिए निकाली गई है, तो आप लोग जो है इस गाइड को ले सकते हैं। ये आपके राजस्थान के अंदर हर एक बुक स्टोर पर अवेलेबल है, आप जा करके ले सकते हैं। इसके बाद में हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर अभी 1700 से ज्यादा विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। आप लोग भी जो है इस चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं और यहाँ पर मैं तमाम प्रकार की जो जानकारियां होती है क्लासेस से रिलेटेड या आपकी वैकेंसी से रिलेटेड या इसके अलावा भी कई प्रकार की जो सूचनाएं होती है जिसका मैं वीडियो नहीं बनाता हूं, वो आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाती है। क्योंकि हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा केवल पढ़ाई के वीडियोस आए, बाकी जो भी चीजें होती है वो मैं यहीं पर शेयर करता हूं, अपनी कुछ जो है भावनाएं भी शेयर करता हूं। और बहुत ही जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं कि टेलीग्राम के अंदर जो है क्वेश्चन टेस्ट जो होते हैं, मतलब डेली डेली क्वेश्चन आपको पोस्ट किए जाएंगे और उनके आंसर देने हैं। तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़े, राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से है। इसके बाद में हमारे आलोक राज जी, जो कि RSSB बोर्ड के अभी जो अध्यक्ष हैं, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है इनका और बहुत ही अलग पर्सनैलिटी है। मुझे लगता है कि इतने बिजी शेड्यूल में से भी अगर कोई शख्सियत जो युवाओं के लिए काम करना चाहती है तो वो है आलोक राज जी। इतना बिजी शेड्यूल रहता होगा कि एक पूरे राजस्थान के अंदर आयोजित होने वाली परीक्षाओं के बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उसके बाद भी हर एक विद्यार्थी के मन में क्या क्यूरी आ सकती है, उस क्यूरी से रिलेटेड हर बार जो है अपना जवाब ट्विटर के ऊपर देते हैं, जिसे आप एक्स के नाम से आप जानते हैं। और अभी जो है उन्होंने बहुत ही ज्यादा हर एक वैकेंसी के बारे में स्पष्टीकरण किया है, तो वो ही चीजें मैं आपको आज बताना चाहूंगा। इसके बाद अपना लेक्चर अपन शुरू करेंगे। जो भी विद्यार्थी छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहा है, वो भी अल्पसंख्यक मामलात वाले की, तो उसके अंदर आपके इन्होंने बताया है कि 112 पोस्टें हैं, उसके लिए आवेदन 1,45,000 आ चुके हैं और 2,000 विद्यार्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एग्जाम डेट है आपकी पता ही है 1 और 2 अगस्त, ठीक है। इसके बाद छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की अगर कोई तैयारी कर रहा है, 335 पद है, इसके लिए 5500 विद्यार्थियों को जो है सिलेक्ट किया जाएगा। 28 जुलाई को एग्जाम है। पर्यवेक्षक जो महिला वाली है, उसके अंदर 209 पद है और ये CET बेस है, इसलिए 62,000 विद्यार्थियों को इसके अंदर जो है फॉर्म आए हैं और 35,000 विद्यार्थियों को 3500 जो विद्यार्थी है उनको सिलेक्ट किया जाएगा। 13 जुलाई को एग्जाम है। पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वालों की, उसके अंदर 202 पद है और 15,000 आवेदन इसमें प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के पास जिसके पास एक्सपीरियंस है वो ही भर सकते थे, इसलिए 15,000 ही प्राप्त हुए हैं। 22 जून को एग्जाम है। CET बेस्ड एग्जाम की 15 गुना की लिस्ट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। यदि MCC जो हमारा मतलब ये जो पूरा एग्जाम जो चुनाव आयोग को पूरा देख रहा है, वो MCC अगर जो है उसके दौरान परमिशन मिल जाती है तो तुरंत ही, नहीं तो आचार संहिता समाप्त होने के 6 जून के बाद अगर आप लोग जो है तैयारी तो करें। तैयारी करने से आप कुछ सीखेंगे ही, कुछ खोएंगे नहीं। तो इन्होंने बहुत ही शानदार बात बताई है कि युवाओं को जो है अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए।
आपके पास में 15 गुना की जो लिस्ट है जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो 15 गुना की लिस्ट जो है आपके पास कब तक आ जाएगी? तो इन्होंने कहा है कि अगर पहले परमिशन मिल गई तो पहले भी आ सकती है, अदरवाइज आचार संहिता हटेगी 6 जून को, उस 6 जून के बाद में आपकी जो है 15 गुना की लिस्ट आएगी। यानी आपको पूरा अप्रैल, मई और जून के 6 जून तक आपको तैयारी करते रहना है, उसके बाद ही लिस्ट आएगी। अब चाहे आप 10,000 बार भी मेरे वीडियो पर अगर कमेंट करोगे ना कि सर लिस्ट कब आएगी, तब भी मैं ये जवाब दूंगा 6 जून के बाद आएगी। ठीक है, क्योंकि बीच में परमिशन मिल गई ना, आना वो एक अलग चीज है। स्टेनो और जो आपके पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, उसके लिए 474 पद थे और 1.5 लाख से ऊपर 1,67,000 जो है आवेदन आ चुके हैं। 5 अक्टूबर इसकी एग्जाम डेट है। पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता में 176 पद हैं, 3,000 विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, 7 सितंबर को एग्जाम है। अब बात आती है अपने लिपिक ग्रेड सेकंड एलडीसी के विद्यार्थियों की। तो एलडीसी के लिए वैकेंसी कितनी थी? 4,197 पद थे, जिसमें 3 लाख आवेदन इनको मिले हैं और 70,000 विद्यार्थियों को ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। 11 अगस्त को एग्जाम है। तो अब आप ये समझ जाइए कि 3 लाख में से अगर 70,000 विद्यार्थियों को लेने हैं तो आपके नंबर जो है 60-70% के आसपास है, तो आप इसकी तैयारी करें। अदरवाइज जो है आप अपने सीईटी जो नया आने वाला है उसकी तैयारी में लग जाइए। उसकी एग्जाम डेट, उसकी सब कुछ जो है पहले से क्वालिफाई मतलब घोषणा कर दी गई है। ठीक है, चलिए अब हम जो है हमारी क्लास की बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे गुणसूत्र की संरचना के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? गुणसूत्र की संरचना के बारे में अपन बात कर रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने इसके 2 भाग थे। एक था सेंट्रोमियर या जिसे अपन किनेटोकोर कहते हैं, या प्राथमिक संकुंचन भी कहा जाता है, या सकिंडित भी कह सकते हो, उसको पढ़ लिया था। दूसरा अपना जो है अब अपन पढ़ने जा रहे थे क्रोमेटिड के बारे में। और आज तीसरा भाग है क्रोमेटिन। क्या है? क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन के बारे में अपन पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। ठीक है, चलिए अब देखिए क्रोमेटिन के बारे में बात करते हैं। तो क्रोमेटिन जो है वो बेसिकली डीएनए और जो प्रोटीन होते हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स है। ये किसका कॉम्प्लेक्स है? डीएनए और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है। तो पहली लाइन तो यही याद रखें कि तथा डीएनए तथा प्रोटीन का जटिल, जटिल का मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वगैरह होते हैं ना, उसके अंदर आते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी आपको बस इतना नाम याद रखना है कि डीएनए तथा प्रोटीन का जटिल है। ये आपका यहां पर हुआ समाप्त। इसके बाद में 2 चीजें इसमें याद रखनी है कि ये जो होता है क्रोमेटिन, इसके अंदर डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों पाए जाते हैं। तो आप ये याद रखना कि इसके अंदर जो है ये किससे मिलकर बना है? तो डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद आपको आगे याद रखना है कि जो नाभिकीय डीएनए होता है वो अत्यधिक संघनित होता है। क्यों संघनित होता है? तो ये क्रोमेटिन के अंदर बस आपको लाइनें याद रखनी है। ठीक है, कुछ जो आपको मैं बता रहा हूं वो सभी। फिर इसके अंदर एक बात आपको याद रखनी है कि यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इनके बारे में आपने 8-9 क्लास में पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा है, नहीं याद है, तो कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अपने एग्जाम के अंदर कोशिका के बारे में क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो जो हमारे दूसरे टाइप की कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका, उसके केंद्रक के भीतर जो है गुणसूत्र बनाता है कौन? ये जो हमारा क्रोमेटिन है वो। तो आप लिखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं, यूकैरियोटिक लिखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक के भीतर गुणसूत्र गुणसूत्र
पाया या गुणसूत्र, सॉरी, बनाता है, गुणसूत्र पाया नहीं जाता, बनाता है इसके अंदर, तो ठीक है, तो गुणसूत्र बनाता है। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे नाभिकीय डीएनए, नाभिकीय डीएनए अत्यधिक संघनित होता है, अत्यधिक संघनित होता है। ठीक है, ये जो हमारा नाभिकीय डीएनए होता है वो अत्यधिक कैसा होता है, संघनित होता है, यानी डेंस होता है। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर ये क्या करता है, तो नाभिक के, सॉरी एक मिनट, नाभिक के चारों ओर नहीं, एक मिनट, ये चारों ओर वाला पॉइंट तो बाद में आएगा, पहले आप ये लिखेंगे कि नाभिक जो होता है उस नाभिक के अंदर फिट होने के लिए जो परमाणु है वो क्या करते हैं, तो प्रोटीन के चारों ओर लपेटा जाता है, उस परमाणु को क्या किया जाता है, जो प्रोटीन है उस प्रोटीन के चारों ओर लपेट दिया जाता है। तो आप लिखेंगे कि नाभिक के अंदर फिट करने के लिए, तो लिखेंगे नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर फिट होने के लिए, फिट मतलब फिक्स करना है, उसके अंदर पैक करना है, इसलिए फिट होने के लिए, होने के लिए, फिट होने के लिए क्या करते हैं, तो परमाणु जो है वो प्रोटीन के चारों ओर, लिखेंगे के लिए, परमाणु, परमाणु प्रोटीन के, परमाणु प्रोटीन के चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर लपेटा जाता है, लपेटा जाता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्रोमेटिन के बारे में बात हो गई। तो क्रोमेटिन का मतलब क्या है, पहले तो आपको ये समझना है, तो ये डीएनए और प्रोटीन का जो है एक जटिल है, ये जो है बेसिकली क्रोमेटिन के अंदर डीएनए, आरएनए और आपके प्रोटीन तीनों होते हैं। साथ ही साथ नाभिकीय जो डीएनए है वो अत्यधिक संघनित होते हैं, और नाभिक के अंदर फिट होने के लिए परमाणु जो है वो प्रोटीन के चारों ओर लपेटा जाता है। और एक बात और याद रखें कि यह जो है मुक्त, एकदम फ्री हैंड जो है रेखिक स्टैंडर्ड के रूप में मौजूद नहीं है, यानी एकदम से जो है आप ये नहीं देख सकते कि आप कोई गुणसूत्र लेंगे उसके अंदर जाकर के देखें कि ये रहा क्रोमेटिन, ऐसे मुक्त एकदम कोई रेखिक स्ट्रक्चर इसका नहीं है। तो आप लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि यह मुक्त रेखिक, यह मुक्त रेखिक स्टैंडर्ड के रूप में, स्टैंड के रूप में, स्टैंड के रूप में मौजूद नहीं है। ठीक है, मौजूद नहीं है। क्लियर, ये था आपका क्या, क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन आपका यहां पर जो है समाप्त होता है, ये गुणसूत्र का एक क्या है, भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे अब द्वितीयक संकुचन के बारे में, यानी सेकेंडरी संकुचन की बात करते हैं। तो चौथा लिखेंगे द्वितीयक, द्वितीयक संकुचन, किसकी बात करेंगे, द्वितीयक संकुचन की बात करते हैं। तो जो द्वितीयक संकुचन है वो क्या करता है, बेसिकली जनरली अगर हम देखेंगे तो जो न्यूक्लियर संगठन होते हैं उस न्यूक्लियर संगठन के लिए ये केवल मौजूद होता है। तो ये क्या करता है सर, ये बेसिकली क्या करता है कि आपका जो न्यूक्लियर संगठन है पूरा का पूरा, मान लो ये इस प्रकार सा कोई जो है आपका गुणसूत्र है, तो उस गुणसूत्र के अंदर जो न्यूक्लियर संगठन यानी कि नाभिक जो अंदर बाया, उसके अंदर जो भी भाग उपस्थित होंगे उनको क्या करेगा, कनेक्ट करने का आगे काम करता है। तो ये क्या काम करता है, न्यूक्लियर संगठन के रूप में ये मौजूद रहता है। ठीक, तो आप लिखेंगे इसके अंदर कि
सामान्यतः न्यूक्लियर संगठन के लिए मौजूद, सामान्यतः 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 नाभिकीय नाभिकीय संगठन संगठन के लिए मौजूद, नाभिकीय संगठन के लिए मौजूद होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में नंबर 5 पर आप लिखेंगे किसके बारे में, तो टेलोमेर के बारे में। तो लिखेंगे टेलोमियर भी कहते हैं, कहीं पर देखो आपको टेलोमियर नाम भी मिलेगा, कहीं पर आपको टेलोमेरे भी मिलेगा। ठीक, चलो क्योंकि ये थोड़ा सा क्या इंग्लिश नाम होते हैं तो कई बार हिंदी ट्रांसलेशन में ईयर और अयर और ऐसा कर देते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो टेलोमेर के बारे में अपन बात करें तो जो टेलोमेर है वो गुणसूत्र के प्रत्येक, जो भी आपका गुणसूत्र है उसका प्रत्येक पक्ष जो होगा, मतलब एक एक भाग जो होगा, उसका जो अंतिम वाला भाग होता है, अंतिम जो एरिया होता है, अंतिम जो क्षेत्र होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, टेलोमेर कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे टेलोमेर, टेलोमेर गुणसूत्र, टेलोमेर गुणसूत्र के प्रत्येक पक्ष का, के प्रत्येक पक्ष का, प्रत्येक पक्ष का क्या होता है, अंतिम क्षेत्र है, अंतिम क्षेत्र है। क्लियर। इसके बाद में नंबर 6 पर अपन बात करें तो आ जाता है क्रोमोनीमा। क्या आ जाता है, क्रोमोनीमा। तो लिखेंगे क्रोमोनीमा। अब देखिए क्रोमोनीमा क्या होता है, तो क्रोमोनीमा जो है वो बेसिकली धागे जैसी कुंडलित फिलामेंट्स संरचना है। ये क्या है, धागे जैसी जो है आपके संरचनाएं होती है और कुछ भी नहीं है। और ये क्या करेगी, तो इसी के अंदर जो है क्रोमोमेरस जो होते हैं वो इसके साथ में बेसिकली एकदम जो है व्यवस्थित होते हैं, यानी उनके साथ में रहते हैं। और ये जो है गुणसूत्र जो होते हैं, उस गुणसूत्र का साइज क्या होगा, आकार क्या होगा, उसको नियंत्रित कौन करता है, ये क्रोमोनीमा ही गुणसूत्र के आकार को नियंत्रित करता है। और साथ ही साथ जो जीन है उसका जो जीन धारण करने का स्थल होता है, जहां से जीन जो है अपना धारण करेगा अपने आप को, वो जो जीन धारण स्थल होता है उसके रूप में भी काम कौन करता है, क्रोमोनीमा करता है। ये क्रोमोनीमा ही है जहां पर जीन जो है अपना धारण स्थल रखते हैं। ठीक है, चलिए तो क्रोमोनीमा के अंदर आप लिखेंगे कि यह धागे जैसी, यह धागे जैसी, धागे जैसी कुंडलित, यह धागे जैसी कुंडलित फिलामेंट संरचना, कुंडलित फिलामेंट्स संरचना, फिलामेंट्स संरचना है। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे जिसके साथ, जिसके साथ क्रोमोमेरस, जिसके साथ क्रोमोमेरस व्यवस्थित होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे क्रोमोनीमा। अब ये भाई क्या कर सकता हूं, इसका स्ट्रक्चर में पूरी बायोलॉजी है, गुणसूत्र की स्ट्रक्चर तो है बेसिकली 12th क्लास में आते आते ही विद्यार्थियों को समझ आती है, और पता नहीं क्यों एनडीसी के सिलेबस में दी गई है। तो आपको भी बस अपने जो है जो जो लिखवा रहा हूं उतना याद करते चलो, ज्यादा इससे क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो वो क्वेश्चन भी आप याद कर लोगे ना। जैसे अपना एक बार थ्योरी पोर्शन पूरा होगा उसके बाद में मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो वहां से भी आपका काम तो निकल जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा टफ लगे तो आप बस एक एक बार 2 बार सुन लो, तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन आ गया सिंपल तो उसको टिक करके आ जाना। तो आगे लिखेंगे क्रोमोनीमा गुणसूत्र के, अब जैसे यही क्वेश्चन आ जाए
कि भाई गुणसूत्र के आकार को कौन नियंत्रित करता है, तो क्रोमोनिमा। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अपन छोड़ के नहीं आए, इसलिए मैं आपको ये चीजें लिखवा रहा हूं। गुणसूत्र के आकार को नियंत्रित करता है। गुणसूत्र के आकार को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है। और यह जीन धारण स्थल के रूप में कार्य करता है, के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्रोमोनिमा भी यहां पर होता है समाप्त। अब यहां पर क्रोमोनिमा के अंदर ही एक शब्द आया था क्रोमोमेरस, मैंने बढ़ाया, क्या लिखवाया था कि धागे जैसी कुंडलित फिलामेंट संरचना है और जिसके साथ क्रोमोमेरस व्यवस्थित होते हैं। तो अब हम समझेंगे कि ये क्रोमोमेरस क्या है। ठीक है, क्रोमोमेरस ये क्या है, देखिए। तो क्रोमोमेरस जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, तो ये भी जो है धागे, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि क्रोमोनिमा जो है उसके ऊपर उपस्थित जो मणके होते हैं ना, मणके मतलब मन, जो आपने देखा होगा कि मोती होते हैं ना, मोती मणके जिनको कहा जाता है, व्हाइट व्हाइट कलर के मालाएं भी बनाई जाती है, और रुद्राक्ष जैसे मणके जो व्हाइट कलर के आते हैं उनको अपन कहते हैं मणके। और जो ये क्रोमोमेरस है इनकी संरचना मणकों जैसी ही होती है, यानी मोतियों जैसी ही इनकी संरचना होती है। और ये किसके ऊपर पाए जाते हैं, तो ये जो क्रोमोनिमा है उसके ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको लिखेंगे। नेक्स्ट अपना 7th नंबर का भाग है, क्या आ जाएगा, तो क्रोमोमेरस। ठीक है, अब देखिए क्रोमोमेरस की अगर बात करें तो ये क्या है, धागे या फिर ये धागे या क्रोमोनिमा, ये धागे या क्रोमोनिमा, क्या क्रोमोनिमा पर मौजूद, क्रोमोनिमा पर मौजूद मन के जैसी संरचना है। ठीक है, इसके बाद में आगे लिखेंगे, तो ये जो है क्रोमोनिमा की लंबाई के साथ में एक पंक्ति के रूप में, मतलब एक लाइन के रूप में जो है व्यवस्थित होते हैं। तो लिखेंगे ये क्रोमोनिमा की लंबाई के रूप में, या लंबाई के साथ, सॉरी लंबाई के रूप में नहीं, लंबाई के साथ पंक्ति में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, पंक्ति में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये आपका यहां पर जो है कार्य समाप्त हुआ। क्लियर, इसके बाद में नेक्स्ट आपको इसी में क्या याद रखना है, तो ये जो गुण सूत्रों की संख्या होती है वो स्थिर होती है, इसकी वजह से, किसकी वजह से, क्रोमोमेरस की वजह से। और जब कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, विषम सूत्री विभाजन होता है, वो सब भी आगे अपन को जो है नहीं पढ़ना है क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। तो कोशिका विभाजन के दौरान जो है जीन को अगली पीढ़ी तक ले जाने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि कोशिका विभाजन के समय जो जीन है उनको अगली पीढ़ी तक ले जाने का कार्य कौन करेगा, तो उनको अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य भी ये क्रोमोमेरस ही करते हैं, और ये सबसे ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट काम है। तो नेक्स्ट लिखेंगे गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या स्थिर होती है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, स्थिर
होती है। ठीक है। और इसके बाद में याद रखेंगे कि यह कोशिका विभाजन के दौरान, यह कोशिका विभाजन के दौरान, यह कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान जीन को अगली पीढ़ी, जीन को अगली पीढ़ी, जीन को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए, ले जाने के लिए जिम्मेदार। ठीक है। तो इसको ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार होगा, किसकी ये जिम्मेदारी है, तो ये क्रोमोमेरस की ही जिम्मेदारी होती है। और इसके बाद लास्ट आपका आ जाता है मैट्रिक्स। क्या आ जाता है, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स जो है बेसिकली आपका, अभी मैं आपको जो है पूरा का पूरा गुणसूत्र भी दिखाऊंगा। उस गुणसूत्र के अंदर जो पेलिकल वाला भाग होता है, तो पेलिकल जो है वो क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र के चारों ओर की एक झिल्ली होती है। ठीक है। और उस पेलिकल के अंदर जो भी आपका पदार्थ उपस्थित है, जेली जैसे पदार्थ होते हैं बेसिकली, यानी आप वैक्स टाइप में कह सकते हैं, मोम टाइप में। जेली तो आपने देखी होगी, है ना, बालों में लगाने वाले वैक्स को भी आपने देखा ही होगा। वो जो होता है जेली टाइप का पदार्थ, उसी टाइप का पदार्थ गुणसूत्र के चारों ओर एक पेलिकल होता है, उस पेलिकल के अंदर भी वही पाया जाता है। और उस पूरे के पूरे पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और ये क्या करता है, तो जितनी भी हमारे गैर आनुवांशिक सामग्रियां होती है ना, गैर आनुवांशिक, जो आनुवांशिकी से रिलेटेड नहीं है, जो आनुवांशिकता नहीं प्रदर्शित करती, गैर आनुवांशिक सामग्री, उनसे बना हुआ होता है कौन, मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे मैट्रिक्स के अंदर कि पेलिकल, प्रत्येक पेलिकल, प्रत्येक पेलिकल क्या होता है, प्रत्येक गुणसूत्र के चारों ओर, प्रत्येक गुणसूत्र के चारों ओर, चारों ओर की झिल्ली है। ठीक है। पेलिकल क्या है, तो पेलिकल जो है वो प्रत्येक गुणसूत्र के चारों ओर की झिल्ली है। और इसी के साथ में लिखेंगे कि झिल्ली है। और मैट्रिक्स पेलिकल, मैट्रिक्स पेलिकल, मैट्रिक्स पेलिकल के अंदर, के अंदर उपस्थित, अंदर उपस्थित, उपस्थित जेली जैसा पदार्थ है, जेली जैसा पदार्थ है। ठीक है। ये क्या है, जेली जैसा पदार्थ है। और यह गैर आनुवांशिक, यह गैर आनुवांशिक, गैर आनुवंशिक, गैर आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है। सॉरी, पदार्थ है नहीं, पदार्थ, पदार्थ या सामग्री से, पदार्थ या सामग्री से बना होता है, से बना होता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुणसूत्र के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो मैट्रिक्स के अंदर बेसिकली गैर आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्लियर। तो इसी के साथ में जो आपके पूरा का पूरा गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र की संरचना के जो जो 8 भाग थे वो यहां पर होते हैं समाप्त। कौन कौन से 8 भाग थे, तो आपको मैंने बता दिए थे, आठों के आठों भाग। आपका सबसे पहला आता है सेंट्रोमियर, या जिसे आपके किनेटोकोर कहा जाता है, क्रोमेटिड आता है, क्रोमेटिड आता है, द्वितीयक संकुचक आता है, क्रोमोनिमा आता है, और क्रोमोमेरस आता है, और मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है। इसी के साथ आपको जो है आपके गुणसूत्र की जो संरचना वाला जो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट पोर्शन लगा होगा वो यहां पर होता है समाप्त।
अब हम जो है आगे इसका एक बार तो चित्र देख लेंगे कि गुणसूत्र दिखते कैसे हैं, फिर गुणसूत्रों के कार्य क्या है और गुणसूत्र के जो रासायनिक संगठन है यानी इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, कौन कितनी मात्रा में पाया जाता है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। और इसके बाद में लास्ट में जो है फिर इन गुणसूत्रों के प्रकार की अपन बात करेंगे। लिंग गुणसूत्र होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के भी गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनकी बात करेंगे। और फिर मैं आपको जो है थोड़ा बहुत बता दूंगा कि किसके अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। जैसे मानव के अंदर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और भी अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र हैं, कितने लिंग गुणसूत्र है, कितने अलिंग गुणसूत्र है, उनके बारे में भी अपन थोड़ी सी बात करेंगे। तो अब ये यकीन मान के चलिए कि आपके बायोलॉजी वाला पोर्शन भी जो है बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाला है, और उसके बाद में अपन को पढ़ना है केवल बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंट वाला पोर्शन। और पूरी की पूरी साइंस आपको फिर यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट के अंदर, जैसे सीक्वेंस में आपको ऐप के अंदर कोर्स दिया जाता है, उसी सीक्वेंस में एकदम सिस्टमेटिकली हमने कोर्स आपको प्रोवाइड करवाया है। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। आज का पोर्शन भी थोड़ा टफ था, इसलिए हो सकता है आप परेशान हुए हो, लेकिन थोड़ी सी परेशानी तो झेलनी पड़ती है, हर चीज आसान हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।